हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने आपके कल के कमेंट्स पढ़े थे। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड देयर वर सम कमेंट्स सेइंग दैट यू नीड टू बी रेगुलर. Yes, I know I need to be regular, but yeah, certain situations in life you need to cope up. But I am coping up, trying a lot to do that. But yeah, I will take some time. और इवन दो कभी कभी मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, मेरा बस आजकल मन करता है कि मैं सबको छोड़कर बस सो जाऊं, बट आई कैन नॉट डू दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. डोंट वरी अबाउट इट. बट या, गिव मी सम टाइम टू जस्ट कम बैक टू लाइफ. मुझे अपना दुख मनाने का थोड़ा टाइम चाहिए. या चलिए, एजुकेरी पर जो क्लास है वो हर रोज़ 6 PM पर होती है. एंड जो बैकलॉग्स हैं, 3 बैकलॉग्स हैं, वो भी मैं जल्दी ख़त्म करा दूंगी. हम साथ में नोट्स भी बनाते हैं. ये द हिंदू का एनालिसिस है, ये हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स आती है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड यस, इस एनालिसिस को करने में मेरा आधा दिन चला जाता है ऑलमोस्ट. सो टू कमेंट टू मेक इट फॉर द टाइम एंड एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन टू रन दिस चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही दुखद बात है कि 27 अभी तो आ रहा है कि ज़्यादा बच्चों की डेथ हो गई है. कहाँ पर? राजकोट में. राजकोट कहाँ पर है? गुजरात में. जहाँ पर गेमिंग एरिया था वहाँ पर आग लग गई. एटलीस्ट 27 people were killed in a fire at a sprawling children's game zone built in temporary structure in Rajkot on Saturday. More bodies are feared to be trapped under the debris. Debris क्या होता है? वो जो इकट्ठा हो जाता है, जो वेस्ट बन जाता है, जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है एक तरह से. ठीक है ना, कि सीमेंट था, टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, तो मे बी टीन था वहाँ पर, तो वो सब इकट्ठा हो गया है. डेब्रिस वहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ऑब्वियसली वहाँ से लोगों को निकालना, बच्चों को निकालना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उनको ढूंढना, क्योंकि यहाँ पर घुटन भी हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास दो वोकैब वर्ड हैं. एक तो हम लिखेंगे डेब्रिस, जिसका मतलब होता है पीसेस फ्रॉम. अब यहाँ पे लिखेंगे डेब्रिस, pieces from something that has been destroyed. ठीक है ना. और एक वर्ड है स्प्रॉलिंग. ठीक है, स्प्रॉलिंग. स्प्रॉलिंग का मतलब, एक मिनट, स्प्रॉलिंग का मतलब फैला हुआ. ठीक है ना, अगर नॉर्मल में बात करें, फैला हुआ होता है स्प्रॉलिंग का मतलब. ठीक है ना. तो यहाँ पर इजी टर्मिनोलॉजी लिखवाना चाहूँगी मैं आपको. कवर्ड विद लार्ज बिल्डिंग्स, ऑफन वन दैट एडेड. ठीक है, कवर्ड विद बिल्डिंग्स अक्रॉस लार्ज एरिया. बेसिकली बिल्डिंग नहीं, कवर एरिया जो हो वो लार्ज एरिया में फैला हो, बहुत बड़े एरिया में फैला हो, तो हम कहेंगे स्प्रॉलिंग. ठीक है ना. तो ये स्प्रॉलिंग और डेब्रिस, ये वो वोकैब टर्म्स हैं जो आपको इंग्लिश के लिए करनी चाहिए. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ प्रोब टीम टू असर्टेन. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं. ठीक है, क्या इंसिडेंट हुआ. ठीक है, फायर एट अ चिल्ड्रंस गेम जोन इन राजकोट, गुजरात. ठीक है ना. बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. यहाँ से हमने 2 वोकैब टर्म्स निकाल लिए. दिन के अगर आप 5 वोकैब टर्म्स भी कर रहे हो तो बहुत सही है. ठीक है. भूटान पीएम एक्सटोल्स. एक्सटोल्स का मतलब क्या होता है? एक्सटोल का मतलब प्रेज इंथुजियास्टिकली. तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ की प्रेज कर रहे हैं? भूटान, एक मिनट, भूटान पीएम लिखेंगे. भूटान पीएम एक्सटोल्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे कौन सा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गुजरात में आ रहा है? सबसे पहले एक्सटोल्स का मतलब लिखेंगे कि तारीफ करी, बहुत. प्रेज मतलब तारीफ करी. एंथुजियास्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा, कि भाई यही है फ्यूचर वर्ल्ड का, यहाँ पर इन्वेस्ट करो. तो कौन सा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है भूटान में आ रहा है? गेलेपू में आ रहा है, दैट इज. ठीक है ना. तो यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? भूटान पीएम का नाम क्या है? तेशरिंग टूबिगे. तेशरिंग. अब यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है? ठीक है, इसका जो ट्रिक है वो है, ट्रिक लिखेंगे. ठीक है ना, शी रिंग. ठीक है ना. हर लड़की को प्रपोज करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए रिंग. लड़के को रिंग लेनी पड़ती है, तो टी शी रिंग. ठीक है ना.
एक टी नाम का लड़का था, उसको रिंग लेनी थी अपनी शी के लिए, ठीक है ना, और तू भी गे, ठीक है ना। अब एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है कि तू भी गे मैं भी गे, ऐसे याद कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर ये लोग क्या बना रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कौन है पीएम, ठीक है। तो भूटान में गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, माइंडफुलनेस सिटी आ रहा है, ठीक है ना। ये किसके साथ लगता है, बॉर्डर ऑफ असम, इंडिया में बॉर्डर ऑफ असम के साथ लगेगा। तो माइंडफुलनेस पीस सिटी जो है ये असम ये भूटान लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी जो है वो कहाँ पर है, भूटान में है, ठीक है ना। तो इनके लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये एक सिटी बना रहे हैं पीस माइंडफुलनेस और ये सब चीज़ों को रिलेटेड, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें यही लिखा हुआ है, अ लेस नोन टेम्पल इन नेली कोडे नियर Kozhikode in Kerala could shed light on the presence of Vaishnavite settlement on the outskirts of Zamorins Calicut, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है कि वहाँ से एक्सकवेशंस निकालते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग हो सकते हैं उस टाइम पे, लिंक कर रहे हैं उनको मोहम्मद तुगलक की इन्वेजन से। तो यहाँ पर नेली कोड़े नियर कोझिकोडे नियर कोझिकोडे नियर कोझिकोडे इन केरला could shed light on presence of Vaishvanite settlement on outskirts of Zamorins Calicut, ठीक है ना। Also link it with Muhammad bin Tughlaq. Also link it with Muhammad bin Tughlaq's invasion of Sri Rangam temple in Tamil Nadu in 14th century AD, ठीक है ना। तो ये हमको याद करना पड़ेगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, बट आजकल पेपर में मैं देख रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड और रैंडम क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। पार्लियामेंट एड्स फैसिलिटीज फॉर न्यू पीएम, ठीक है। तो अभी कौन सी पार्लियामेंट चूज करें, हमने कल भी बात करी थी कि लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, एमपीज चूज होंगे, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज होंगे, और कौन सी लोकसभा चूज होगी, 18th लोकसभा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे वालों में पूछा जाएगा, राइट। चलो आगे चलेंगे। सिमरन शर्मा विंस गोल्ड, इंडिया एंड 6th विद 17 मेडल्स, ठीक है, किसमें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, ठीक है ना। ये कहाँ पे हुआ, एथेंस में हुआ, एथलेटिक्स। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये मतलब एक मिनट नहीं 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 नहीं, मेरे को एथलेटिक्स को मैंने एथेंस पढ़ लिया नोट्स बनाते हुए, तो एक मिनट मैं चेक कर लूँ। एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नहीं नहीं एथेंस में नहीं हुई है ये, एक मिनट बस, कोब में हुई है ये, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक्स कोब में हुई है, कोब में है, कोब की ही न्यूज़ है, कोब में हुई है, होस्ट सिटी कोब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं होस्ट सिटी, सॉरी मेरे को ना एथलेटिक्स को मैंने एथेंस पढ़ लिया, तो मैंने कहा हाँ एथेंस में हो रही है, और अगर कोई भी गेम की एथेंस और इसकी बात हो तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ना। तो कोब इज सिचुएटेड इन, ये भी मैं अभी चेक कर रही हूँ, सॉरी वैसे ये चेक करके आती हूँ, इन जापान, कोब इज इन जापान, ठीक है, जापान में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, लिख लेंगे इसको। अब इसमें इंडिया का रैंक क्या आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया 6 गोल्ड 6 स्पॉट, इंडिया का 6 स्पॉट आया, मतलब अगर रैंकिंग में देखें कितने मेडल जीते हैं तो 6 स्पॉट आया है, जिसमें इंडिया के 17 मेडल्स हैं और जिसमें से इंडिया का 6 गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है ना। और जो कल ही इवेंट हुआ उसके अंदर सिमरन शर्मा जो है, सिमरन शर्मा वन
won gold medal in women's T12 इवेंट, ठीक है ना। T12 इवेंट जो है उसके अंदर जो सिमरन शर्मा है उन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इंडिया का क्या स्पॉट आया, 6 स्पॉट आया। अगर कंट्रीज में देखें तो 6 स्पॉट किसका है, इंडिया का कौन सा स्पॉट है, 6th, ठीक है। एक और यहाँ पर एक और चीज ढूंढ के लानी है आपको कि फर्स्ट स्पॉट किसका आया है कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट स्पॉट किसका है कंट्रीज के अंदर। चलिए आगे चलेंगे। गोल्ड फॉर भराली इन वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बनेगा ये मैं बता देती हूँ। बेटा बेटा बहुत ही ब्रैट है भराली, ठीक है ना। भराली 173 kg गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स इन लीमू पेरू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेदाबरात बराली जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है, विच गेम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। जो ये स्पोर्ट्समैन अभी इंटरनेशनल लेवल पे बस चमक ही रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, जो बहुत पॉपुलर नहीं हुए होते, राइट। उसके बाद मुइजू कौन है, मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। सीक्स ईजियर फंडिंग टू बैटल वेव्स इन लो लाइंग मालदीव्स। अब क्या है, मालदीव जो है वो एक आइलैंड है। क्या है मालदीव, एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, ये लैंड है, ठीक है ना। और आसपास पानी ही पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, और बीच में लैंड है, ठीक है ना। अब वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी जो है वो बढ़ रहा है, मतलब जो एरिया, ठीक है ना, वो पानी अंदर आ रहा है आइलैंड के, मतलब ये एरिया जा रहा है, मतलब एरिया कम हो रहा है आइलैंड का, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमको फंडिंग दो ताकि हम ये पानी को रोक सके, हमको फंडिंग दो। तो मालदीव्स ऑन सैटरडे डिमांडिंग इंटरनेशनल फंडिंग टू बैटल राइजिंग सी लेवल, सेज द लो लाइंग इंडियन ओशन आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो इज आइलैंड, जो आइलैंड है उसको आर्कीपेलेगो भी कहते हैं। was being unfairly excluded from the most generous sport measures. The Maldives is liable for just 0.03% of global emissions. अब यहाँ पर जो मैं तुम्हें समझा रही थी कि ये आइलैंड है, ठीक है ना, और इसके आसपास पानी है, और पानी अब आइलैंड के ऊपर आ रहा है और आइलैंड का एरिया कम कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मालदीव्स का अगर देखें तो उसने तो अभी बहुत कम पॉल्यूशन किया है, ठीक है ना। पॉल्यूशन की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, इनका एरिया कम हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती, हमने तो अभी पॉल्यूशन किया भी नहीं था। तो ये क्या कह रहे हैं कि wealthier nations have a moral responsibility to support communities like ours. His comments came ahead of once a decade conference of small island developing states. तो यहाँ पर कौन सी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स डेवलपिंग स्टेट्स, दैट इज सिड्स कॉन्फ्रेंस, जो कब होती है, वंस इन अ डेकेड, मतलब एक बार 10 साल में, वंस अ डेकेड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस मतलब जो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड, डेवलपिंग मतलब जो अभी बहुत छोटे हैं, अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इंडिया जैसे ही हैं बट आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है ना। वाई इन न्यूज, विन का मतलब वाई इन न्यूज, ठीक है ना। मोहम्मद मुइजू लिखेंगे पूरी स्टोरी। मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स says big countries should contribute should contribute big countries should contribute to battle rising sea levels, to battle rising sea levels, ठीक है जी। तो ये है, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे। पाकिस्तान पीएम टू विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ फॉर सीपेक, ठीक है ना। अब सीपेक क्या है, व्हाट इज सीपेक, सबसे पहले लिखेंगे सीपेक क्या है और समझेंगे भी। सबसे पहले सीपेक की फुल फॉर्म, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक
कॉरिडोर, मैंने कॉरिडोर के स्पेलिंग गलत लिख दिए, कॉरिडोर में डबल आर आता है, ठीक है ना। तो इसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है ये? सीपेक विच कनेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच कनेक्ट्स सीपेक क्या करता है? विच कनेक्ट्स गवादर पोर्ट, विच कनेक्ट्स गवादर पोर्ट इन पाकिस्तान, बलोचिस्तान with China's Xinjiang province, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू इट इज, इसको लिख लो पहले फिर मैं तुम जैसा, इट इज बीइंग लेड थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज POK, ठीक है ना। In CPEC 2, both the countries will focus on agriculture, main line 1 of Pakistan Railways, businessman to businessman। अब यहाँ पर CPEC क्या है इसको समझेंगे, ध्यान से जरा स्क्रीन पर देख लो। CPEC की फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब यहाँ पर कुछ ट्रेड रिलेटेड ये कर रहे हैं। ट्रेड के लिए क्या चाहिए? कनेक्टिविटी, सामान आ जा सके, और सामान आ जा सके इसके लिए कनेक्ट कर रहे हैं किसको? गवादार, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? गवार, ठीक है ना। गवार और डर, गवार यहाँ से गवार बन रहा है ना, तो गवादार पोर्ट पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है, उसको जिनजियांग प्रोविंस जो चाइना का एरिया है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ से जा रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। तो इंडिया को प्रॉब्लम है, इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बेटा जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम क्या कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्या है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो वहां पे तुम कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये एक तो ये था सीपेक, अब सीपेक 2 है, मतलब 2.0 जैसे हम कह देते हैं। तो सीपेक 2 के अंदर ये क्या करें? बोथ कंट्रीज लिखेंगे, बोथ कंट्रीज विल फोकस ऑन both countries will focus on agriculture, main line 1 of Pakistan Railways and realignment of कराकोरम हाईवे। तो मतलब यहाँ पर चाइना जो है पाकिस्तान के अंदर पूरा काम जो है वो करवाने वाला है। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। और ये एक PYQ भी है, ऑलरेडी आ चुका है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब सीपेक होगा तो ये जाएंगे, हमें पता होना चाहिए सीपेक क्या है। चाइना एंड नेपाल ओपन वाइटल, मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अब आपको ये लिख लेना, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स। ट्रेडिशनल बॉर्डर मतलब जहां से पहले ट्रेड होता था। चाइना एंड नेपाल रीओपन देयर ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स दैट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्टरिंग इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। द सेरेमनी ऑन सैटरडे, द सिटी ऑफ शिगाजे, अ वाइटल सिटी फॉर चाइनाज ओपनिंग अप टू साउथ एशिया बॉर्डरिंग इंडिया, नेपाल, भूटान एंड होस्टिंग 5 ट्रेड लैंड पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसने ये रास्ता खोला है। तो चाइना एंड नेपाल ओपन वाइटल ट्रेड बॉर्डर पॉइंट्स, ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स, ठीक है ना। अब कहाँ से? ठीक है ना, सिटी ऑफ जी गेज, गेज का मतलब होता है जो गाय भैंस चराते हैं हम, तो जी गेज, ठीक है। अ वाइटल सिटी ऑफ चाइनाज ओपनिंग टू साउथ एशिया, ठीक है ना। तो साउथ एशिया के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, और साउथ एशिया में किस किस के साथ कनेक्ट होता है? इंडिया, नेपाल, बॉर्डरिंग किसके साथ है? इंडिया, नेपाल और भूटान के साथ, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज ने आपस में ट्रेडिशनल रूट्स खोले हैं जब चाइना और नेपाल ने। आगे चलेंगे,
मैन ऑन अ मिशन। अब यहाँ पे करीम ए खान कौन है? देखिए करीम ए खान, हम करीम खान के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ठीक है। कहाँ पर है? चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है आईसीसी में, ठीक है ना। और इन 2021 ही फेमसली सेड कोर्ट शुड बी जज्ड, ठीक है, बाय अनाउंसिंग हिज डिसीजन ऑन May 20 टू अप्लाई फॉर अरेस्ट वारंट्स। ये अरेस्ट वारंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना हमें बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि करीम ए खान जो है, एक मिनट में ये थोड़ा पेन पतला कर लूं। करीम ए खान जो है, करीम ए खान, ठीक है, ये कौन है? चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखना था, क्रिमिनल कोर्ट, एक मिनट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमें पता चल गया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, ठीक है ना, अप्लाइड फॉर, इन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइड फॉर अरेस्ट वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट 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 हमास एंड इजराइल लीडरशिप। जो हमास और इजराइल के लीडर्स हैं उन दोनों के अगेंस्ट इन्होंने अरेस्ट वारंट्स कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि इन्होंने गलत किया है, क्राइम किया है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। अब हमास के कौन से, हमास मोस्ट सीनियर लीडर, हमास मोस्ट सीनियर लीडर कौन है? याहा सिनवर, मोहम्मद देफ एंड इस्माइल हानिये, तो इन लोगों के अगेंस्ट किए हैं। और इजराइल में पीएम ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड, एक मिनट, नेतन्याहू का याहू तो ढंग से लिख लूं, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, ठीक है ना, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जिसके लिए फेमस हुए, वो सारी हमने डिटेल्स लिख ली और हर एक पॉइंट में से एक क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहला क्वेश्चन, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी कौन है? आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? करीम ए खान न्यूज में थे, उनका रिश्ता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या है, ठीक है। उन्होंने किसके अरेस्ट वारंट्स मांगे हैं, ठीक है, उनके नाम हम यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं, ठीक है ना। ये इन लोगों के इन्होंने अरेस्ट वारंट्स मांगे हैं, ठीक है ना, तो ये हमें पता चल रहे हैं। अब इनके बारे में, ये कहाँ से आते हैं, और क्योंकि इंडिया से उस कंट्री का रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल इन एन इंटरनेशनल लॉ करियर स्पैनिंग डेकेड्स द ब्रिटिश लिटिगेटर, मतलब ब्रिटेन से आते हैं, ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन हैज क्रिएटेड रेपुटेशन, मतलब अब ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा, ब्रिटिश लिटिगेटर है, ब्रिटेन से हैं बट ओरिजिन कहाँ का है इनका, लिटिगेटर मतलब जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, ही इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही हलवा है, हमें पाकिस्तानी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन जिसने हमें इतने सालों तक राज किया और एंड में जाते हुए इंडिया पाकिस्तान बनवा गया, इनका उनसे बहुत रिलेशनशिप है, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद of doing voluntary work with, he is involved in doing voluntary work with whom, with Ahmadiyya Muslim community, a persecuted sect of Islam। persecuted का मतलब यहाँ पर क्या है, persecute मतलब harass और annoy, जो मतलब persecuted sect, जो annoyed persecuted sect of Islam of which he is a member। Before his stint at ICC, he was special advisor to UN Secretary General Antonio Guterres। ये special advisor भी रहे हैं। ये क्लैट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। He was involved in investigating crimes committed in former Yugoslavia, Rwanda, Cambodia, Lebanon, and also led the UN team investigating crimes committed by Islamic, ये सब में इन्वॉल्व थे। और इन्होंने केस डिफेंड किया है सैम अल इस्लाम गद्दाफी, सन ऑफ इजराइल लिबियन लीडर मोहम्मद गद्दाफी के बेटे को डिफेंड किया इन्होंने, उनको बचाया भी, तो ये सब इनके उसमें आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसके लिए वो है, थर्ड पॉइंट क्या है, वॉलंटरी वर्क,
वॉलंटरी, डज वॉलंटरी वर्क फॉर, ये पॉइंट थोड़े कॉमिक्स है, डज वॉलंटरी वर्क फॉर, डज वॉलंटरी वर्क फॉर विद अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिटिसाइज्ड होगी थोड़ी, में भी मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, तो उस बारे में इसलिए ये ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और इससे पहले वाज अ स्पेशल एडवाइज़र, स्पेशल एडवाइज़र टू यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। ठीक है ना, ये क्लैट वाले जरा ध्यान से लिख लें, वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्लैट वालों के लिए ये वाला पॉइंट भी ओनली क्लैट है, सिर्फ और सिर्फ क्लैट वाले ये पॉइंट्स नोट करेंगे, बाकी और किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है। ओनली क्लैट पॉइंट अगेन आ गया है, ठीक है ना, ओनली क्लैट पॉइंट अगेन आ गया, बस फटाफट से लिख के आगे बढ़ेंगे। डिफेंडेड, डिफेंडेड, डिफेंडेड सैम अल इस्लाम गद्दाफी, son of late Libyan leader मोहम्मद गवास, एक मिनट, मोहम्मद गद्दाफी नहीं था उसका नाम, म्यूमार गद्दाफी, म्यूमार गद्दाफी, ठीक है जी। एंड चार्ल्स टेलर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिबेरिया हु वाज कन्विक्टेड फॉर वॉर क्राइम्स, ठीक है ना, एंड चार्ल्स टेलर प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया convicted of वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स। और ये क्या हो गया था, देवर ड्रॉप, चार्जेस ड्रॉप करवा दिए थे इसने। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर क्लैट, ठीक है ना। बाकी सब ये वाला पढ़ेंगे, जो ये कहानी लिखवाई है ना, ये माइंड मैप बनवाया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इवन एज इलेक्शंस इन इंडिया आर ड्रॉइंग टू, और यहाँ पे ना एक डिस्कशन करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि जो आईसीसी है ना, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पे ना साउथ अफ्रीका या जो ये अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी बहुत ज्यादा चलती है। ये भी एडिटोरियल में लिखा हुआ है, ये हमको नोट नहीं करना बट दिमाग में रखना है। इवन एज इलेक्शंस इन इंडिया आर ड्रॉइंग टू अ क्लोज, मतलब रिजल्ट आने वाले हैं, द सिटीजन ऑफ येट अनदर ब्रिक्स कंट्री इमर्जिंग इकोनॉमी, साउथ अफ्रीका के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत सालों से पावर में है, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड, जो ब्लैक्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो लड़ा। नेल्सन मंडेला भी, who went to become the first president of racially integrated South Africa, the NSC has maintained dominance in the country। तो ये सब कुछ है, अभी जब इलेक्शंस होंगे और कुछ अगर न्यूज में आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे ज्यादा, बस पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस होने वाले हैं। सिंगापुर की जो फ्लाइट है, ये जो है बहुत एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब फ्लाइट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो मई 2024 में को सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट, ये ना फ्लाइट नंबर नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कौन सी कंपनी की थी, 321, ठीक है ना, फ्रॉम लंदन हीथ्रो, हीथ्रो एयरपोर्ट टू सिंगापुर, encountered severe turbulence, ठीक है ना, मतलब डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ भी हो गई है, ठीक है ना। तो हमें सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ऐसा हुआ, और जो ये यहाँ से यहाँ जा रही थी, ठीक है ना, ये हमको याद रखना है बस, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना। अब यहाँ पर ना एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी है और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इशूड अ लेटर टू रिसर्चर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काउंटरिंग देयर स्टडी ऑन साइड इफेक्ट्स ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कोविड। तो इंडिया की इंडिजीनियस वैक्सीन, मतलब इंडिजीनियस का मतलब मेड इन इंडिया, मेड इन दैट कंट्री, ठीक है ना, मेड इन इंडिया जो वैक्सीन थी उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस उठाए। किसने? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कोवैक्सीन पे क्वेश्चंस उठाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईसीएमआर issued a letter to the researchers, to the researchers of BHU, that is Banaras Hindu University,
countering their study on side effects of India's indigenous vaccine of कोविड कोवैक्सीन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया की इंडिजीनियस कोविड की वैक्सीन का नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, किसने क्वेश्चंस उठाए हैं कि ये सही नहीं थी, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, किसने लेटर इश्यू करी है, आईसीएमआर ने। ठीक है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म मैं तुम्हें बहुत बार लिखवा चुकी हूँ। इन अ रिजॉइंडर सेंट अ कपल ऑफ डेज, रिजॉइंडर मतलब रिप्लाई। ठीक है, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द जनरल आईसीएमआर हेड। अब यहाँ पर हमें आईसीएमआर के हेड का नाम भी लिखना पड़ेगा, आईसीएमआर हेड, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे एडिटोरियल्स जो लिखे जा रहे हैं। राजीव बहल। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये पेपर बहुत ही मिसलीडिंग है। ठीक है ना, सेज पेपर इज मिसलीडिंग, पेपर इज मिसलीडिंग। ठीक है ना, सही पेपर बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है ये। ठीक है ना। ही पॉइंटेड आउट व्हाट ही कॉल्ड क्रिटिकल फ्लॉज, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना। आईसीएमआर वाज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग कोवैक्सीन विद, अब यहाँ पर ये भी पॉइंट है, आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च was involved in developing Covaxin along with भारत बायोटेक। ठीक है ना। तो भारत बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर वालों ने कोवैक्सीन को बनाया था, और उसके ऊपर बीएचयू अब क्वेश्चन पुट कर रहा है कि भाई ये सही नहीं थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही हैं बच्चों के अंदर, मतलब मेंस्ट्रुएशन मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको शुगर थी, डायबिटीज़ थी, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनमें और दिक्कतें आई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीएचयू पेपर titled Long Term Safety Analysis of BBV152 Coronavirus Vaccine। ठीक है ना, इसका पूरा नाम ये है। अभी पूरा नाम भी पूछा सकते हैं, कोवैक्सीन इन adolescents and adults। ठीक है ना। फाइंडिंग फ्रॉम 1 year adults, finding from 1 year। ठीक है ना। तो अब ये टाइटल था। अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह है, तो यहाँ से क्वेश्चन अब पक्का, ये 100% क्वेश्चन है। मैंने सारे पॉइंटर्स लिखवा दिए, हर पॉइंटर में से एक क्वेश्चन बनता है। यू हैव टू लर्न इट, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये याद करना पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे, व्हाट डिड बीएचयू स्टडी कंक्लूड, कि यही कि भाई इफेक्ट किया, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हाउ विल ईरान प्रेसिडेंट्स डेथ इम्पैक्ट द रीजन। ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, कैसे हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। ठीक है, 19 मई को हुई। ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्टर इब्राहिम राइसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनकी डेथ हुई, और फॉरेन मिनिस्टर अमीन अब्दुल्लाहिया की डेथ हो गई है। इसके बारे में हम नोट कर चुके हैं, ये रिपीटेशन है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कौन सा सिस्टम है, वहाँ पर थियोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, ईरान में कौन सा सिस्टम है, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ईरान हैज थियोक्रेटिक सिस्टम। थियोक्रेटिक सिस्टम मतलब रिलीजियस हेड जो होते हैं वो कंट्री को रूल करते हैं। थियोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है कि रिलेटिंग टू और डिनोटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ system of government in which priest rule in the name of God।
ठीक है ना, जो प्रीस्ट होते हैं वो इन द नेम ऑफ गॉड जो है वो रूल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, थियोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ईरान में अगर पूछा जाए कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, थियोक्रेटिक है। थियोक्रेटिक का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया है। और फिर हमने बात भी करी थी कि जो सुप्रीम लीडर होता है वो क्लर्जी इलेक्ट करती है, मतलब कि जो मुल्लाज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं सुप्रीम लीडर, और जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करता है, सुप्रीम लीडर को, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी, अब यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी वो कोवैक्सीन वाली दोबारा आ गई, पर्टिकुलरली द लॉन्ग टर्म एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, एसीस बुला रहे हैं ये किस चीज़ को, कि वैक्सीनेशन से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। आईसीएमआर जो है उसको कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने ये बनाई थी, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने ये वैक्सीन बनाई थी, और बीएचयू वाले कह रहे हैं कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनको देखा गया कि उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए, गर्ल्स के अंदर देखे गए, मेंसेस की प्रॉब्लम थी, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आए बच्चों को, ये बोल रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म है जो आप लिख सकते हो, AESI, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। क्या है, एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, ब्राजील EU अर्ज, ब्राजील और EU इंडिया को बोल रहे हैं टू गिव नोटिस ऑन शुगर सब्सिडीज। अब यहाँ पे सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, इसको पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ सब्सिडीज क्या होता है, और फिर मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग लिखवा दूंगी। देखिए सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, अब फार्मर्स हैं, ठीक है ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ठीक है ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जब वो सीड्स खरीदते हैं तो उनको कम प्राइस पे मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो गवर्नमेंट पे करती है उनके बिहाफ पे, सीड्स में जो पैसे कम में बेचा जाता है उसके अंदर गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो ये क्या है, ये सब्सिडी है, ये सब्सिडी है, जो हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट किसी को, उसको सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, मनी दैट द गवर्नमेंट pays to help an organization or keep the cost of a service low, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्सिडीज का मतलब क्या है, जो मनी पे करा जाता है, ठीक है ना, टू कीप द प्राइस ऑफ समथिंग लो, जो गवर्नमेंट पे करती है जिसका प्राइस, उसको सब्सिडी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डब्बा क्यों नहीं बन रहा, ये लो बन गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ WTO मेंबर्स में कौन कौन है, ब्राजील, कनाडा, यूरोप हैव अर्ज इंडिया टू सबमिट टाइमली नोटिफिकेशन ऑन शुगर सब्सिडीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द इशू केम अप फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ WTO एग्रीकल्चर कमिटी डिस्टॉर्ट शुगर ट्रेड। अब यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, इन्होंने इंडिया पे इल्जाम लगाया है, ठीक है ना। क्या इल्जाम लगाया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ब्राजील, कनाडा and European Union have urged, request करी है इंडिया को, have urged India to submit timely notifications on sugar subsidy, ठीक है ना। अब ये तभी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अब सब्सिडीज, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं कि इंडिया सब्सिडी दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अर्ज इंडिया समिट, इंडिया हैज स्टेटेड दैट, इंडिया कह रहा है कि भैया हम तो सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दीज कंट्रीज अलेज दैट इंडिया हैज given support India has given support measures. India has alleged that India support measures distort ग्लोबल शुगर ट्रेड, क्योंकि इंडिया सस्ता दे रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए डिस्टॉर्ट मतलब
इन प्रॉब्लम मिस डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं ट्रेड को, ठीक है ना। तो डिस्टॉर्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड को। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? मान लो शुगर के अंदर हेल्प कर रहे हैं इंडिया वाले, तो सीड जो है वो सस्ता दे दिया, ठीक है ना। कोई 20 का खरीद रहा है, हमको 10 का पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कम होगी एंड जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी कम होगा, तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड पे इफेक्ट करेगा। इंडिया कह रहा है कि हम ऐसा कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करें। इंडिया सेज नो सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड, इंडिया सेज नो सब्सिडी प्रोवाइडेड, सब्सिडी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। और इंडिया ने ये चीज चैलेंज करी हुई है एपिलेट अथॉरिटी में, ठीक है ना। इंडिया हैज चैलेंज्ड, इंडिया हैज चैलेंज्ड दिस बिफोर WTO, बिफोर WTO एपिलेट बॉडी, अपील बॉडी जो है, एपिलेट बॉडी के आगे हमने हमने चैलेंज किया हुआ है डिसीजन, जिसमें एक बार WTO ने कहा है कि हाँ ये सब्सिडी दे रहे हैं, हमने वो डिसीजन, अपील मतलब चैलेंजिंग ऑफ डिसीजन, तो हमने चैलेंज किया हुआ है इंडिया ने, ठीक है ना। तो अभी हमें याद रखना है कि किसने बोला है, और ये सब्सिडी वाला मैटर शुगर से रिलेटेड चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज सॉट अप्रूवल फ्रॉम फेयर ट्रेड रेगुलेटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब हमें पता होना चाहिए CCI क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों है, क्या। तो देखो यार, हर मार्केट में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों है कि हर जगह हर फील्ड के अंदर कॉम्पिटिशन होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर सिर्फ हर एक फील्ड में मान लो सिर्फ मैं ही न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, कोई और कर ही नहीं रहा है ना, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो होने चाहिए और भी बहुत सारे, तुम्हारे पास भी ऑप्शंस है, मेरा भी दिमाग सीधा रहेगा, तुम्हें भी पता चलेगा, मैं भी वो रहूंगी कि हाँ मुझे अच्छा अच्छा करना है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम कुछ हो, तुम लॉयर बनने वाले हो, तुम किसी पोस्ट पे जाने वाले हो, सिर्फ तुम ही एग्जाम की तैयारी करो, तो तुम भी लेट बैक एटीट्यूड रखोगे, राइट। तो जहाँ कॉम्पिटिशन होता है वहां पर चीजें सही रहती हैं, प्राइसेस हाई नहीं होते, क्योंकि पता है कि भाई दूसरा वाला कम रेट में बेचेगा, तो मुझे सही प्राइस रखना है, राइट। तो ये इंश्योर करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज sought approval from CCI. CCI is Competition Commission of India. Competition Commission of India for merger of Viacom 18 and Star India प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है ना। इनको कह रहे कि रिलायंस के साथ, मतलब रिलायंस वाले जो हैं वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एम्स टू कंबाइन एंटरटेनमेंट बिजनेस, वाईकॉम पार्ट ऑफ RIL मतलब रिलायंस ग्रुप, एंड SIPL स्टार इंडिया होली ओन्ड ओन्ड बाय वॉल्ट डिज्नी कंपनी, वॉल्ट डिज्नी कंपनी का है। तो इसको ये कंबाइन करवाना चाहते हैं, तो अब ये इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन खत्म कर रहे हैं ना अपना। कंपटीशन अगर ये एक हो जाएंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बिकम अ जॉइंट वेंचर, ये एक जॉइंट वेंचर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? वांट टू बिकम अ जॉइंट वेंचर। ये नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मर्जर वगैरह के, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। डबल ट्रीट एट केन्स एज पायल एंड अनासुया बैग अवार्ड्स। तो अब यार यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये हलवा क्वेश्चन है। अगर तुम ये भी गलत कर कर आते हो ना, तो फिर मेरी तुमसे कटती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरा इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम ये क्वेश्चन भी गलत कर कर आते हो। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कैन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, कैन फिल्म फेस्टिवल। तो कैन फिल्म फेस्टिवल जो है, ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ, फिल्म मेकर, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक पॉइंट बनेगा पायल कपाडिया जीती है एक तो, ठीक है ना, पायल कपाडिया जीती है एक तो। अब ये पायल कपाडिया से रिलेटेड हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है, वन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, जो कार रेसिंग नहीं होती उसका नाम भी ग्रैंड प्रिक्स होता है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड फॉर ड्रामा, किसके लिए? फॉर ड्रामा ऑल वी इमेजिन
एज लाइट, ठीक है ना। अब कौन सा अवार्ड जीता है, ठीक है, और किसके लिए जीता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड क्या है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड क्या है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस, सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज ऑफ फेस्टिवल आफ्टर पाम डे और, ठीक है, पाम डे और वहाँ का सबसे बेस्ट प्राइज है। सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है, और वो पायल कपाडिया ने ऑल वी इमेजिन एज लाइट ड्रामा के लिए जीता है, ठीक है ना। द अनसर्टेन रिगार्ड सेलिब्रिटीज फिल्म विद अनयूजुअल, सेलिब्रेट्स फिल्म विद अनयूजुअल, ये क्या करता है, ये क्यों दिया जाता है, सेलिब्रेट्स फिल्म्स विद अनयूजुअल स्टाइल्स एंड नॉन ट्रेडिशनल स्टोरीज, ठीक है ना। अब ये जो स्टोरी थी ये किसके बारे में थी, ठीक है ना। मिस्टर कपाडिया, मिस कपाडिया फीचर डायरेक्टर डेबिट विद, मतलब उन्होंने पहली बार डायरेक्ट करी थी, एंड हैज रिसीव गोइंग रिव्यूज, इट्स नेम इन हिस्ट्री बुक्स, फर्स्ट इंडियन, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 30 years and first ever by Indian woman director, इंडियन वुमेन डायरेक्टर की फर्स्ट है वुमेन डायरेक्टर टू बी showcased in the main competition, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको भी पता है, तुम बहुत समझदार हो कि ये फर्स्ट वाले तो बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो किसी भी पॉइंट में से आ सकता है, हर पॉइंट में एक क्वेश्चन है, और इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा स्टोरी बनाकर, ठीक है ना। अब फिल्म 8 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मलयालम हिंदी फिल्म फीचर फिल्म है, ये भी लिखेंगे, फिफ्थ क्या लिखेंगे, मलयालम, मलयालम हिंदी फीचर, टू नर्सेज जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मीना ऑफ फिल्म एंड उसको बात इज बेस्ट नोन फॉर हर डॉक्यूमेंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर नथिंग विच प्रीमियर्ड एट ऑल्सो नोन, अब ये और भी इनकी कौन सी है, ऑल्सो नोन फॉर हर डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट नोन फॉर, मिस कपाडिया इज बेस्ट नोन फॉर हर क्लेम डॉक्यूमेंट्री अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है ना। प्रीमियर्ड दिखाई गई, प्रीमियर्ड मतलब दिखाई गई एट 2021 केन्स, ठीक है ना। फेस्टिवल डायरेक्टर फोर्टनाइट साइड बार वेयर इट वन द ओएल डे और गोल्डन आई अवार्ड, ठीक है ना। वहां पर इन्होंने ओएल डे और मतलब गोल्डन आई अवार्ड जीता था। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमने एक का तो पूरा अपना नोट बना लिए कि पायल कपाडिया का क्या है। अब दूसरा वाली जो जीती हैं उनका बनाएंगे, दूसरी वाली जो जीती हैं उनका बनाएंगे। उनका नाम क्या है, अनासुआ, अनासुआ सेन गुप्ता, ठीक है। तो अनासुआ सेन गुप्ता कौन सा अवार्ड जीती हैं, ठीक है ना। लीड स्टार्स, ये क्या है, वन ऑफ द लीड स्टार्स ऑफ फिल्म द शेमलेस, फिल्म द शेमलेस, ठीक है ना। अब द शेमलेस के लिए लीड स्टार थी, इनको क्या मिला है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी, ठीक है ना। तो अब ये भी इंडियन है, इनको मिला है। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसके हमको और भी नोट्स बनाने हैं, इस चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो हमको करने होंगे, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सेन गुप्ता, अब यहाँ पर हम नोट्स बनाएंगे ये वाले सेन गुप्ता जी के, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पर
मिस सेन गुप्ता, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस सेन गुप्ता हु स्टेड इन बल्गेरियन डायरेक्टर कॉन्स्टेनियन वर्सेस हिंदी मूवी द शेमलेस इज द फर्स्ट इंडियन स्टार टू विन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन सी मूवी में आई थी ये, ठीक है ना। स्टेयर्ड इन बल्गेरियन, ठीक है ना, बल्गेरियन डायरेक्टर, नाम डायरेक्टर का कॉन्स्टेंटीन ओपन, याद है, पढ़ा होगा आपने कभी एसएसटी में। बोजानोव्स हिंदी मूवी द शेमलेस, ठीक है ना। और ये क्या है, फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू विन दिस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू विन दिस अवार्ड। क्वेश्चन बनता है ना, तभी मैं लिखवा रही हूँ। उन्होंने ये अवार्ड किसको डेडिकेट किया, डेडिकेटेड अवार्ड टू क्यूर कम्युनिटी, क्वीर, डेडिकेटेड द अवार्ड टू क्वीर कम्युनिटी, जो क्वीर कम्युनिटी है उसको ये अवार्ड इन्होंने डेडिकेट किया। द शेमलेस विच हैड इट्स प्रीमियर एट केन्स फॉरेज इनटू अ डार्क डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग टू सेक्स वर्कर्स, ये सेक्स वर्कर्स के ऊपर है। मूवी रिलेट्स टू सेक्स वर्कर्स, मूवी रिलेट्स टू सेक्स वर्कर्स, ठीक है, इतना आप लिख लो क्योंकि पूछा जाता है ये क्वेश्चन की किस चीज से रिलेटेड थी। उसके बाद the actor celebrated her win on Instagram, posted pictures with uncertain regard jury head। तो यहाँ पे हमें ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो बनता है, वो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अवार्ड जो पाम डे और अवार्ड है वो किसको मिला, वो मिला अनोरा को। किसको, अनार से याद कर लो, अनोरा, नोरा तो यह नाम सुना ही होगा तुमने, बहुत बच्चों का नाम होता है, तो अनोरा, अनोरा को मिला। और ये किसकी थी, डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर था सीन बेकर, ठीक है ना, बेकरी चलाते थे और फिर ये कहते चलो सीन्स बना लेते हैं हम, ठीक है ना। अमेरिकन इंडी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा। मैंने बहुत आराम से तुम्हें नोट्स बनवाए हैं तो तुम्हें क्लैरिटी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो 7 मेती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था, ट्राइब्यूनल कहता है बिल्कुल सही है। मणिपुर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेती और कुकीजन कम्युनिटी की राइट्स हो गए थे लास्ट ईयर, ठीक है ना, तो उसके चलते वो कह रहे थे कि और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन राइट्स के पीछे हैं, उनको बैन किया गया था। वो कहते बिल्कुल सही है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सबसे पहले तो कल जरूर आना, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना, कमेंट्स में जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कल वो क्लियर कर दूंगी डाउट, ठीक है। एंड या जरूर बताना कि कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी खरीदना है हमसे तो आप www.loggery.in पर जा सकते हो, ठीक है। हमने TS लॉ CET के भी मॉक्स लॉन्च कर दिए हैं एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी मॉक्स लॉन्च कर दिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के मॉक्स तो ऑलरेडी हमने किए हुए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी मॉक्स 5 ईयर और 3 ईयर के हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के भी मॉक्स आपको हमारी वेबसाइट loggery.in पर मिल जाएंगे। वन शॉट्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट पे मई 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक के, ठीक है। और मई 2024 का भी मैं जल्द डाल दूंगी एंड MCQs प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।